हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशन। अब ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर कर लेना। सबसे पहले मैं 1 to 15 तक के सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। देखो, तो प्रॉब्लम नंबर 1 एक आसान सा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, और वैसे भी कंसेप्चुअल के अंदर आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअल ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम मतलब सिंपल, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो प्लेन मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी है, मिरर इसको अप्रोच कर रहा है विद वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जिस स्पीड से इमेज अप्रोच करेगी ऑब्जेक्ट को, हमें वो पता करके देना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसको पता करने का तरीका क्या है? देखो, सिंपल सा स्टेप ऑफ वर्किंग होता है प्लेन मिरर के अंदर, जो कि आपने कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा, और इस तरीके का प्रॉब्लम आपके मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको स्टेप ऑफ वर्किंग पता होनी चाहिए, लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है। तो पहली स्टेप ये होती है, सबसे पहले मिरर को रेस्ट पे लाओ। ऐसा करने का तरीका है, आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। अब यहाँ वेक्टर भी यूज कर सकते हो, बिना वेक्टर के भी चल सकते हो। बिना वेक्टर के चलना है तो साइन कन्वेंशन लगा लो। वेक्टर तब लगाओ जब एक से ज्यादा एक्सिस की तरफ मोशन हो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो 0 होगी, वेलोसिटी ऑफ मिरर -5 आई कैप, तो यहाँ पर आ गया +5 आई कैप। तो ये हमारे पास आ गया VUM, जिसका वैल्यू हो गया 5 आई कैप। अब सेकंड स्टेप होती है, क्योंकि मिरर रेस्ट पर आ चुका है और आप मिरर से बैठ करके ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अब आप इसकी इमेज को लोकेट करो, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। इसे निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मतलब ये जो VOM है, दैट मीन्स ये जो आई कैप वाली चीज है, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट 5 आई कैप यानी इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इमेज इस तरफ आती हुई दिखाई देगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। तो VIM का वैल्यू -5 आई कैप। अब थर्ड स्टेप है, हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमारी फोर्थ स्टेप होगी। अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे। वो निकालने का हमारा तरीका होगा, ये कहाँ से, ग्राउंड से निकाल रहे हैं, ये निकालने का तरीका होगा रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करो, VIM + VM। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VIM = VI - VM। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके अंदर आप डाटा सब्स्टिट्यूट करो, तो VI की वैल्यू होगी VIM। VIM बेटा आपके पास कितना अवेलेबल है, -5 आई कैप, एंड VM का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी था -5 आई कैप। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास आ गई -10 आई कैप। अब लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा VI - VO, और VO आप जानते ही हो 0 है, तो बचा सिर्फ VI, दैट मीन्स -10 आई कैप। तो हमें पता चल गया कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अप्रोच करेगी, तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था इसका 4 स्टेप का स्टेप ऑफ वर्किंग, आपको प्लेन मिरर में जरूर आना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ज्यादातर टेस्ट के अंदर आपको ये मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, हमें डेविएशन निकालना है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले मिरर के सरफेस को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और जाकर के मिरर पे टकराएगी। कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी? 15 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इस जगह जहाँ पर ये जाकर के इस पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें। ये निकालने के लिए आप बेसिक ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। लेट्स से दैट ये एंगल अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 - अल्फा, फिर तीनों एंगल का सम करके आप 180 के बराबर डाल दो। बट डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये तरीका ध्यान रखना, ये इसका शॉर्टकट है। अगर ये बाहर की तरफ निकलती है तो नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखने का तरीका होता है प्रीवियस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 + 15 यानी 55, और सिमिलरली यहाँ से रे 55 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमें पता करना है डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन हम करा चुके हैं, अब डेविएशन की वैल्यू हमें से निकाल के देनी है। तो डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी, देखना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। ये हो गया फर्स्ट डेविएशन Δ1, और आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो Δ1 की वैल्यू आ जाएगी 180
माइनस 2 थीटा दैट मीन्स 30। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा 1 का वैल्यू 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब सिमिलरली सेकंड सरफेस पर चलते हैं। सेकंड सरफेस का डेविएशन आप देखो कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो दोनों डेविएशन अलग अलग सेंस में मिल रहे हैं, तो नेट डेविएशन निकालते वक्त दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डेल 2 निकालते हैं, 180 माइनस इन दोनों का आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 110। और कौन से सेंस में, ये क्लॉकवाइज। ओके, आंसर आ रहा है डेल 2 का 70 डिग्री क्लॉकवाइज। अब नेट डेविएशन, तो नेट डेविएशन हो गया डेल 1 जो कि है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस डेल 2 विच इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और माइनस इसलिए किया क्योंकि ये छोटा क्वांटिटी है, ठीक है ना, और दोनों अपोजिट सेंस के हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 150 माइनस 70, तो डेल नेट की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री और सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका फाइनल आंसर है। अब आप कैलकुलेट कर लो तो सॉरी चेक कर लो तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड वाला। ये प्रॉब्लम भी एक बेसिक प्रॉब्लम है और मेडिकल की तैयारी करते वक्त इस तरीके का प्रॉब्लम आपके लिए मस्ट है, आपको हमेशा आना चाहिए। ये बोल रहा है व्हेन अ स्मॉल प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। तो एक टॉवर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता और फुट ऑफ द टॉवर से 60 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस आप ले लो 60 मीटर, एक प्लेन मिरर रखा गया। ओके, अब क्या किया गया, द टॉप ऑफ टॉवर एंड इट्स इमेज इन द मिरर। अब ये हो गया टॉप ऑफ टॉवर और इसकी इमेज देखोगे तो वो इस मिरर में आपको यहाँ इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो टॉप ऑफ द टॉवर एंड इट्स इमेज इन द मिरर subtends an angle of 90 degree at the eye where eye is placed at the mirror itself। तो आई को जब मिरर पे रखा जाता है तो ये जो टॉप ऑफ द टॉवर है और ये जो उसकी इमेज है ये आई के ऊपर यानी इस जगह के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ये इसकी पूरी की पूरी कहानी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज हाइट ऑफ द टॉवर इज। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्योंकि ये और ये बराबर है, एच है, सिमिलरली ये 60 मीटर है तो ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाइट ऑफ टॉवर वी कैन यूज tan 45 का फॉर्मूला। तो tan 45 इज इक्वल्स टू h बाई 60। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ टॉवर भी मिल जाएगी विच इज ऑल्सो 60 मीटर। तो अब आप ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। ये आपका दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है और इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया। करना क्या है एक ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर के बिल्कुल बीच में रखा गया। हमें फाइंड आउट करना है कि जो इसकी सेकंड इमेज बनेगी दोनों मिरर में फॉर्म होने पर उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो प्रोसेस ये, इस मिरर से इसका डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। अब एक तरफ आप मिरर 1 ले लो, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो एक तरफ आप मिरर 1 ले लो और एक तरफ आप मिरर 2 ले लो। अब फर्स्ट इमेज बनाओ। तो इसकी फर्स्ट इमेज मिरर 2 में देखने पर 10 सेंटीमीटर पर बनेगी, इधर 10 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड करते जाओ इनमें तो आपको नेक्स्ट इमेजेस मिलती जाएंगी। तो ये फर्स्ट इमेज होगी। अब सेकंड इमेज, मिरर के बीच का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो मिरर 1 से सेकंड इमेज 30 सेंटीमीटर पर, मिरर 2 से उसकी सेकंड इमेज 30 सेंटीमीटर पर। अब हमें दोनों मिरर के दोनों इमेजेस के बीच का ये जो सेकंड इमेज है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेजेस अगर हम फाइंड आउट करें तो ये तो 30 हो गया और उधर भी हमारे पास 30 हो गया, पर ये मिरर से अभी हमें दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये मिरर के बीच का डिस्टेंस भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो हो गया 20। तो फाइनल आंसर आ गया 60 और 20 80 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन पर इमेजेस बनेंगी दोनों तरफ उनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 30 + 30 + 20। आंसर देखोगे आप, आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फिफ्थ वाला। ये भी एक आसान प्रॉब्लम है और आपको इस तरीके का प्रॉब्लम सिंपल आना चाहिए। ये बोल रहा है अ क्लॉक हंग ऑन अ वॉल शोज टाइम 7:10। तो 7 और 10, 7 आवर और 10 मिनट का टाइम यहाँ पर क्लॉक शो कर रही है। व्हाट इज, अच्छा, देयर इज अ प्लेन मिरर
देन टाइम शोन बाय इमेज ऑफ क्लॉक, तो हमें इमेज का टाइम पता करके देना है। तो वो पता करने का बड़ा सिंपल सा तरीका भी देखो होता क्या है, क्लॉक के सामने अगर आप मिरर लगा दोगे और उसके अंदर क्लॉक देखोगे तो आपको क्लॉक उल्टी दिखाई देगी, मतलब इन्वर्टेड दिखाई देगी, क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, इन्वर्जन कर देता है। तो तरीका ही है, तो टाइम शोन बाय इमेज अगर आपको निकालना है तो आप जो 12 आवर्स है उसमें से 7-10 माइनस कर दो, तो आपको वो इन्वर्टेड टाइम आपको पता चल जाएगा। तो 12 आवर्स को लिखने का तरीका हो गया 11 आवर 59 मिनट, ठीक है ना। देखो वही हो गया, मिनट को 60 मिनट, मिनट को आप कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट जो हो जाएगा 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, और ये टोटल मिल करके 12 आवर्स हो जाएगा। तो 12 आवर 60 मिनट में से जो क्लॉक एक्चुअल टाइम शो कर रही है उसको आप माइनस कर दो, विच इज 7 आवर 10 मिनट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 50 मिनट और यहां पर आ जाएगा 4 आवर। तो 4 आवर 50 मिनट इज द टाइम शोन बाय इमेज ऑफ क्लॉक, ठीक है ना, जबकि क्लॉक एक्चुअली में शो कर रही है 7 आवर 10 मिनट और उसकी इमेज शो कर रही है 4 आवर 50 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 6 वाला। एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली, तो एक ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल बीच में रखा गया बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, नंबर ऑफ टोटल इमेजेस फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा निकालेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट निकालेंगे। तो वो निकालने का तरीका हो गया 360 बाय थीटा, तो 360 डिवाइडेड बाय 72, तो आंसर आ गया 5। अब नंबर ऑफ पार्ट इवन है या ऑड है, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्ट ऑड मिल रहे हैं। तो इमेजेस डिपेंड करेंगी इस बात के ऊपर कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा गया है या अनसिमेट्रिकली। क्योंकि सिमेट्रिकली रखा गया है तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला n-1 हो जाएगा, और n-1 आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 4। तो इस सिचुएशन में 4 इमेजेस फॉर्म होंगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेवेंथ एक अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत सारे बच्चे डाउट में भी पूछते हैं, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बोल रहा है इट इज नेसेसरी टू इल्यूमिनेट द बॉटम ऑफ वेल बाय रिफ्लेक्टेड सोलर बीम, ठीक है ना। तो एक वेल यानी कुआं है, उसके बॉटम को इल्यूमिनेट किया जाता है बाय सनलाइट। सनलाइट या सोलर बीम इज इंसिडेंटेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्टिकल से 40 डिग्री पर सोलर बीम इंसिडेंट होती है। तो मैं यहाँ पहले डायग्राम बना रहा हूँ, अब देखते जाना, ये सारा का सारा सवाल आपको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायग्रामेटिकली समझने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये बॉटम ऑफ वेल हो गया जिसको हमें एलिमिनेट करना है, और ये आ रही है सन बीम, ठीक है ना। वर्टिकल से इस बीम का एंगल जो आपको दे रखा है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूं, तो ये रही वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन से इसका जो एंगल दे रखा है सोलर बीम का, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, तो दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब अगर आप बॉटम को एलिमिनेट करना चाहते हो तो सारी की सारी राइट रिफ्लेक्शन के बाद नीचे जानी चाहिए। प्लेन मिरर में बाद में लगाऊंगा, ठीक है ना, आप देखना इसका प्रोसेस। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और इल्यूमिनेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी वर्टिकली डाउन। तो हमें इंसिडेंट पता चल गया, हमें रिफ्लेक्टेड पता चल गया, ठीक है ना। आप टेक्निक देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये एंगल निकालने जा रहे हैं जो कि हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 40, दैट मीन्स 140। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल हो गया, दिस एंगल कंप्लीट एंगल इज 140 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों की नॉर्मल बनाने जा रहा हूँ। नॉर्मल बनाने के बाद मैं मिरर लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल जिसके अंदर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन दे रखा हो, कभी पहले मिरर मत लगाना, लास्ट स्टेप में लगाना। तरीका ये है, पहले इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बनाओ, उसको बाइसेक्ट करती हुई एक नॉर्मल बनाओ। तो अब मैं इसकी एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखते जाओ। तो ये जो लाइन है जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये इसकी रेड कलर की लाइन नॉर्मल का काम कर रही है। अब क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये एंगल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कितना था 140, ये एंगल हो गया 70, सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो गया 70, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेप, अब हम मिरर लगाने जा रहे हैं। मिरर हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं यहाँ पर अब मिरर को प्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना, तो मैंने यहाँ मिरर लगाया और रेड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो डायग्रामेटिकली अगर आप चेक करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर मिरर यूज किया, ओके, शेड कर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास मिरर, जो कि
इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए मैं कहा इसका वीडियो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, खाली बुक के अंदर देखोगे कुछ नहीं समझ आएगा। अब हमें पता करना है इस मिरर का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है। वर्टिकल से निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से निकालने के लिए 90 में से माइनस कर देंगे। तो देखो आप, ये पूरा एंगल 90 है, ध्यान से देखते रहना। 90 में से 70 माइनस करोगे तो ये एंगल मिल गया 20, ठीक है ना। ये 20 है, टोटल एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल भी 20 हो गया। तो एंगल ऑफ मिरर फ्रॉम वर्टिकल इज 20 डिग्री। तो पहले यहां पर लिखते हैं, तो एंगल ऑफ मिरर फ्रॉम वर्टिकल is 20 degree. Now we have to find out angle of this mirror from horizontal. So this implies that angle of mirror from horizontal तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, दैट मीन्स 70 डिग्री। तो ये इसका राइट आंसर है। तो हमें एंगल मिल चुका है, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज 70 डिग्री। तो इसको वापस से सॉल्यूशन को जरूर देख लेना, एक बार खुद करना, तब आपको ये समझ आ जाएगा। अब जब आप खुद करोगे ना तो आप इस एंगल को चेंज कर लेना, 40 की जगह ले लेना, आप यहाँ पर 20 डिग्री ले लो या समथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। और मैं फाइनल सोल्यूशन दे रहा हूँ, 40 डिग्री है तो ये जो मिरर की प्लेसमेंट होगी ना वर्टिकल से, वो उसके एंगल पर आधे पर होगी, यानी 40 है तो 20 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अगर ये 20 डिग्री होता तो 10 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। इस तरीके से करके डायरेक्ट इसका शॉर्टकट भी आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे से अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें बॉटम ऑफ वेल को बिल्कुल एलिमिनेट करना हो, सीधे हाफ मार करके आप चेक कर लेना, एंगल अगर वर्टिकल से है तो हाफ वाला हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल से देना है तो 90 माइनस करके दे दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। ये एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर देन एट अदर, फाइंड टोटल डेविएशन। तो ये रहे दो मिरर, तो ये एक बेसिक थ्योरी का पार्ट है या ऐसे कह लो बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है। अब एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट होती है, सेकंड मिरर की तरफ जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है, हमें नेट डेविएशन निकालना है। तो जब रे सक्सेसिवली दो रिफ्लेक्शन सफ़र करती है और तो उसका नेट डेविएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आप डायरेक्ट लिख लो, ये आपको याद होना चाहिए, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो फाइनल आंसर इज 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट मीन्स 360 माइनस 2 थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं 9th पर। 9th को इंपॉर्टेंट लिखो, डिफिकल्ट लिखो, ठीक है, नहीं आपको दोबारा से करना पड़ेगा तब आपके दिमाग में बैठेगा। तो ये जनरली हर एक बच्चे का डाउट रहता है, जो भी तैयारी करता है कंपटीशन की, चाहे वो IIT का हो चाहे वो मेडिकल का हो, हर बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम एक सिरदर्दी रहता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपका डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना, पर मेरा वापस से कहना है कि आप इसको दोबारा ज़रूर करना, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, हमें दो मिरर दे रखे हैं, मिरर 1 एंड मिरर 2, ठीक है ना। तो दो मिरर हैं तो दोनों में अलग अलग इमेजेस बनेंगी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1। तो फर्स्ट मिरर में बनने वाली इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2 हमें निकाल के देनी है। तो एक अच्छा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये रहे हमारे पास दोनों इंक्लाइंड मिरर, मैंने इसको अपने हिसाब से ओरिएंट कर लिया। ये मिरर 1 था एंड ये मिरर 2 था। ऑब्जेक्ट इस तरीके से v की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब तरीका क्या है, कभी भी हम मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस मिरर के पैरेलल चल रहा है तो सेकंड मिरर के अंदर जो इसकी इमेज बनेगी I2 वो भी इसके पैरेलल चलेगी, यानी हमें इमेज 2 की वेलोसिटी सीधे सीधे पता है वो v है और वो मिरर के पैरेलल है, इसमें कुछ भी हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। पंगा मिरर 1 के साथ है। अब मिरर 1 के अंदर जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो मिरर 1 के अंदर इमेज बनाते वक्त सबसे पहले इमेज बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो, क्योंकि जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे टेढ़े से नहीं नापते, मिरर के परपेंडिकुलर से नापते हैं। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा
उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज बन गई। अब वेलोसिटी लिखने के लिए हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तब हम पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटीज को इंडिकेट कर पाएंगे। कंपोनेंट के लिए हमें एंगल चाहिए होगा, तो ये एंगल हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, बीटा। तो ये बीटा है। तो अब आप इस मिरर के हिसाब से ये इसकी पैरेलल एक्सिस हो गई और ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। इन एक्सिस की तरफ इसके हम कंपोनेंट करने जा रहे हैं। तो आप देखते चलना, ये एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल जो है ये भी हमारे पास बीटा हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया v cos बीटा, एंड इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया v sin बीटा। बस अब अगली स्टेप, अब जो इमेज है उसकी वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं। पैरेलल वाली वेलोसिटी एज इट इज मिलेगी, दैट मींस v cos बीटा, और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास ही आएगी। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मिरर हो गई, एंड मैग्नीट्यूड वही v sin बीटा। अब हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2। अब और पंगे हो गए, कारण इसकी एक्सिस अलग है और इसकी एक्सिस अलग है। तो अब क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को x और y के हिसाब से कर लो, मतलब इसको इसके हिसाब से मोल्ड कर लो, या इसको इसके हिसाब से। इसको इसके हिसाब से करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि दो दो के कंपोनेंट करने पड़ेंगे फिर से। यहाँ पर इसको इसके हिसाब से मोल्ड करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि एज इट इज इस तरीके से ही रहेगा। तो हम I2 की वेलोसिटी के कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास वही सेम v cos बीटा, और ये हमारे पास सेम v sin बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब बहुत आराम से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2। तो अब आप चेक करो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव मोशन देखते वक्त ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज 2 का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो हमारे पास आ गया 2v sin बीटा। तो आप देखो, ये प्रॉब्लम पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम था, रे ऑप्टिक्स का डायग्राम के ऊपर, कि आप कितने परफेक्टली डायग्राम को मैनेज करते हो। आंसर तो हमारा एक ही लाइन में आया, बट डायग्राम में हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, और एक बार आप जरूर देख लेना और एक और बार उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो आंसर हो गया बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बोल रहा है अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है पर इरेक्ट है। अब इरेक्ट बनेगी तो वर्चुअल होगी, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट में मैग्नीफाइड इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर। तो देखो आप, तो सबसे पहले ये रहा ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने ओ ले लिया, और ये रही इसकी इरेक्ट इमेज, और साइज ऑफ इमेज हमें दे रखा है 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। हमें ये डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, विच इज 80 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। हमें मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। कौन सा मिरर है हमें वो भी नहीं पता, तो अभी रैंडमली कुछ भी लगा देते हैं। तो ये मिरर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है ना। आप देखो कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से u हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ऑब्वियसली, और ये डिस्टेंस यहाँ से 80 माइनस u हो गया। साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे हम इसमें सारे, और मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, I/O माइनस V/U F अपॉन F माइनस U, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पर तैयार हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। अब क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो देखते चलना, I मतलब साइज ऑफ इमेज विच इज 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो O ऊपर नीचे से कट जाएगा और इधर बचेगा 3 माइनस V की वैल्यू है 80 माइनस U, ठीक है ना। और क्योंकि ये इस तरफ है तो इसलिए इसका साइन, दैट मीन्स ये साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं और ये डायरेक्शन का हम साइन पॉजिटिव ले रहे हैं। तो V की वैल्यू या V का साइन हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 80 माइनस U डिवाइडेड बाय, अब U का साइन आप चेक करोगे तो वो माइनस U हो जाएगा, और माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करो तो 3U 80 माइनस U, इसको इधर लाओ तो 4U इक्वल्स टू 80, तो U इक्वल्स टू 20। तो यहां से हमें U की वैल्यू मिल गई, और वो U की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। अब पर हमें U नहीं पूछा, ये तो हमने निकाल लिया, हमसे पूछा गया फोकल लेंथ के बारे में। अब आप मिरर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसी फॉर्मूले में इसको रिलेट कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं।
तो सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जिसमें फोकल लेंथ हमें निकालनी है वो हम इससे रिलेट करके निकाल रहे हैं। ये हो गया रेशियो 3। एफ के बारे में हमें नहीं पता तो मैंने इसका साइन एज इट इज छोड़ दिया, प्लस अगर आ गया तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, माइनस आ गया तो फिर ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। एफ माइनस यू की जगह -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3f प्लस 60 इक्वल्स टू एफ, इसको इधर लाओ तो -2f इक्वल्स टू 60 एंड f का वैल्यू इज -30। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मिरर एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, ये भी मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ये बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो हमें सीधे सीधे मिरर दे रखा है कि वो कॉन्वेक्स है। तो मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है। प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसमें हमसे यू पूछा गया है। तो देखो आप, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो ये बन गई इमेज इरेक्ट 1/n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमें ये u की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, अब करने क्या जा रहे हैं, हम मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए किसी भी मिरर सिस्टम में परफेक्ट फॉर्मूला होता है। m ट्रांसवर्स I/O -v/u f/f -u। सिंस f हमें दे रखा है, हमें सिर्फ u निकालना है और i और o का रिजल्ट दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वेट करके हमारा एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करते जाता हूँ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। i की जगह आ जाएगा 1/n, ओ ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो अब हमें अच्छी तरह पता है ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव माइनस u हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें अभी एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इसका कोई साइन में यूज नहीं कर रहा, वो अपने आप क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा। तो देखना, अगर आप यूज कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f माइनस यू इक्वल्स टू एन एफ एंड u का वैल्यू आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ n-1 इंटू एफ। नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड पर रखा गया है, दैट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई n-1f, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 12th वाले प्रॉब्लम पर। 12th वाला प्रॉब्लम कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्फेरिकल मिरर, द इमेज मस्ट मूव अवे फ्रॉम मिरर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि स्फेरिकल मिरर में डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस से इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है तो ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा तो इमेज जो होगी मिरर से दूर जाएगी। तो इसलिए मस्ट वाला कोई ऑप्शन इसमें वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए इसका एक ही आंसर सही है, मे मूव टुवर्ड्स मिरर, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 13 पर। 13 आपका बिल्कुल आसान फॉर्मूला बेस्ड, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस आपको दे रखे हों कहाँ से, फोकस से, तो उसका रिलेशन होता है फोकल लेंथ का कि f² इज इक्वल्स टू x1 x2, जहाँ x1 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, x2 हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ध्यान रखना ये रियल के लिए है। तो यहाँ से f की वैल्यू √(x1 x2) हो गई, तो आपको f पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14th, ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है और इसमें हमें बताना है 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा होगा। तो बहुत आसान है, 1/f 1/v प्लस 1/u। अब 1/v को आप y एक्सिस पर रख लो, ये x एक्सिस पर आ गया और इसको आप c कर लो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव हो जाएगा और ग्राफ का टाइप ऐसा हो जाएगा 1/v 1/u and this is decreasing straight line. So straight line making an intercept with both axes, that means option number B is correct. अब इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम 15th, ये काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट लिखो इसको, बहुत से बच्चों का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed in front of plane mirror and concave mirror as shown in the figure. If f is the focal length of concave mirror, then the separation between the two mirrors such that image obtained after two reflection coincides with object O. अब ये कैसे करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट
सॉरी दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना हो सच दैट सेकंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बने ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे। अब ये कैसे अचीव होगा वो ध्यान देना। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया है एट डिस्टेंस 3f, तो हम सबसे पहले इसकी v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन में इधर करते जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। मैग्निफिकेशन भी लगा सकते हो, मिरर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी है वो कर लो, दोनों से आंसर एक ही लाइन में आएगा, uf अपॉन u माइनस एफ विद प्रॉपर साइन। इसमें सारी चीजें पुट करते हैं। u की जगह आ गया -3f, फोकल लेंथ कॉनकेव है -f -3f प्लस f। सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ गया +3f स्क्वायर बाय -2f, आंसर आ गया -3/2f। तो हमें पता चल गया कि इसकी इमेज जो है इसके आधे डिस्टेंस पर बनेगी, दैट मीन्स 3f/2 पर डिस्टेंस पर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैं इसकी इमेज बना रहा हूँ, तो ये यहाँ कहीं पर फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ एंड डिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट इमेज इज 3f/2 एंड रे डायग्राम कुछ ऐसा रहा। अब ये जो इमेज है प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब मैं प्लेन मिरर को लगाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, अब खेल इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने प्लेन मिरर लगाया। अब ये जो इमेज है I1 ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद इमेज इसके ऊपर बने, इस बात का मतलब ये निकला कि ये इसका अगर ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज इधर बननी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, तो इसका मतलब मिरर इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप रे डायग्राम देखना, मैं इधर बना रहा हूँ। तो इस रे को आगे कंटिन्यू किया और रिफ्लेक्ट करवा दिया और पीछे एक्सटेंड करके इमेज ओ के ऊपर फॉर्म करा दी, हो गया काम खत्म। तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इसका इमेज डिस्टेंस हो गया। और प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया कहां से कहां के बीच का, I1 और मिरर के बीच का, यहाँ ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो गई। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे। यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस था दिस वाज 3f, ये 3f/2 था। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस O से I1 के बीच का ये हो गया 3f - 3f/2, दैट मीन्स 3f/2। थोड़ा सा बस खाली यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। ये डिस्टेंस हो गया 3f/4 एज वेल एज ये डिस्टेंस भी हो गया 3f/4। तो सारा का सारा खेल डायग्रामेटिक है, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से देखना। अब दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 3f/4 + 3f/2। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर and spherical mirror is 3f/4 and 3f/2। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा ये 9f/4। अब आप ऑप्शन में लाओ, आपको 9f/4 इसमें करेक्ट आंसर मिलेगा, दैट मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक अब आपको 1 to 15 तक के प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में आप देखना 16 से लेकर के 30 तक का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो अब देखने जा रहे हैं हम 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। अब 16th प्रॉब्लम आपका फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा प्रॉब्लम है। एक एल शेप का आपको वायर दे रखा है जिसका लेंथ 2 मिलीमीटर है और दोनों जो एल शेप है, जैसे ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों की लेंथ आपको बराबर दे रखी है। इसका मतलब ये 1 mm हो गया और ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी 1 mm हो गया, तो टोटल मिलाकर के 2 mm हो गया। और ये रखा गया 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है। अब प्रोसेस ये है, हमें जो इसकी इमेज बननी है उसकी लेंथ निकाल करके देनी है। सबसे पहले इमेज की लेंथ निकालने के लिए आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो। उसका जवाब मैं देता हूँ क्यों। देखो एम ट्रांसवर्स का फॉर्मूला होता है I/O - V/U F/F - U। अब क्योंकि हमें f और u दोनों का डाटा अवेलेबल है, तो हम F/F - U से m ट्रांसवर्स निकाल लेंगे। m ट्रांसवर्स की वैल्यू हो जाएगी, फोकल लेंथ हमें दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, विद प्रॉपर साइन पुट करेंगे -20 अपॉन -20 प्लस इसलिए आ गया क्योंकि वो माइनस और माइनस हो गया 30, तो रिजल्ट आ गया -2। माइनस साइन दिखा रहा है कि जो इमेज बनेगी वो इसकी इन्वर्टेड बनेगी। अब ध्यान से सुनो, ये जो पोर्शन है एल शेप का, ये एक्सियली रखा गया है और ये पोर्शन इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रखा गया है। अब हम एक्सियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सियल मैग्निफिकेशन होता है वो m ट्रांसवर्स का स्क्वायर होता है। तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा -4। माइनस साइन अगेन इन्वर्टेड दिखा रहा है, मतलब इस L की इमेज ऐसे होकर के बनेगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी इमेज का फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ।
तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर और इधर ये एल शेप का ऑब्जेक्ट रखा था। इसका कुछ नाम वाम कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लेट्स से दैट ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो अब जब इसकी इमेज बनेगी जो कि इन्वर्टेड बनेगी तो क्यू पी की इमेज जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है बिल्कुल इन्वर्टेड यूं करके, तो ये हो गया क्यू पी का इमेज। इधर क्यू आ गया एंड इधर पी, देखोगे ना इन्वर्टेड, और इधर क्यू आर ऊपर है तो यहां पर क्यू के साथ में आर इधर आ जाएगा इन्वर्टेड। अब हमें पता करना है इनके डायमेंशंस कितने कितने होंगे, साइज क्या क्या होंगे। तो Q से P के लिए हम एक्सियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया जो कि आ रहा है -4। माइनस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी जो इमेज का साइज होगा तो I एक्सियल यानी एक्सियल रखी हुई इमेज का साइज वो हो जाएगा m एक्सियल इंटू एक्सियल रखे हुए ऑब्जेक्ट का साइज, क्योंकि कोई भी मैग्निफिकेशन हो I बाई O के A बराबर होता है, चाहे ट्रांसफर्स हो जाए एक्सियल। एक्सियल के लिए हम एक्सियल लगाएंगे, ट्रांसफर्स के लिए हम ट्रांसफर्स लगाएंगे। तो एक्सियल वाली इमेज की जो लेंथ हमारे पास आ गई वो 4 टाइम्स 1 mm, दैट मीन्स 4 mm आ गई। तो Q से P तक की जो इमेज बन रही है इसकी लेंथ 4 mm है। ओके, अब हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो I ट्रांसवर्स यानी ट्रांसवर्स रखी हुई इमेज का साइज इज इक्वल्स टू M ट्रांसवर्स इंटू O ट्रांसवर्स। M ट्रांसवर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 हो गया, साइन मैंने आपको बता ही दिया। O ट्रांसवर्स की जो वैल्यू होगी दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 mm हो गई, तो आंसर आ गया 2 mm। ठीक है ना, तो ये 1 mm और ये 1 mm, तो ये 1 mm का पोर्शन यहाँ 4 mm का बन गया और ये 1 mm का पोर्शन यहाँ पे 2 mm का बन गया। ठीक है ना, तो देख रहे हो अब जो इमेज बन रही है वो इक्वल नहीं बन रही। एक्सियल वाली थोड़ी ज्यादा बड़ी बन रही है, ट्रांसवर्स वाली थोड़ी छोटी साइज की बन रही है। छोटा साइज मतलब इसके कंपैरिजन में छोटा। तो टोटल लेंथ अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4 and 2 दैट मीन 6 mm। तो लेंथ ऑफ या टोटल लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू ऑफ दिस टोटल लेंथ इज 6 mm। तो दिस इज आवर राइट आंसर 6 mm, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा कि एल शेप वाला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने कैसे अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 17th। ये प्रॉब्लम कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR from a medium to vacuum is 30 degree, okay, then the velocity of light in that medium। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जैसे मान लो लाइट किसी मीडियम में चल रही है और इस मीडियम में और वैक्यूम में जाके इसका रिफ्रैक्शन होना है, तो और ये जाकर के टकराती है क्रिटिकल एंगल पर, तो ऑब्वियसली सरफेस के लॉन्ग ग्रेस करेगी। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। क्योंकि क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है विच इज 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा के पहले म्यू निकाल लेंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो म्यू साइन 30 इक्वल्स टू 1 साइन 90, तो ये हो जाएगा पूरा 1। यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज इक्वल्स टू 2। तो हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, बट उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछा है। तो उसका फॉर्मूला, ये इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो वैक्यूम की स्पीड आप जानते ही हो 3 × 10⁸, तो आ जाएगा 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1.5 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 18th प्रॉब्लम ये कह रहा है a vessel of depth 2d is half filled with liquid of refractive index mu1 and another half with liquid of refractive index mu2। तो एक वेसल है, तो ये वेसल ले लो आप, आधा फील्ड है, मतलब यहां तक D तक ये फील्ड है विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, और इसके ऊपर का पोर्शन फील्ड है, मतलब ये भी D हो गया mu2 से। Now what we have to do is we have to find out apparent depth of the vessel as seen perpendicularly। तो यहाँ से देखने पर ये जो वेसल की डेप्थ है वो कहाँ पर दिखाई देगी, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो, apparent depth equals to real depth बाय म्यू, या फिर जो मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर्स में फॉर्मूला एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई एपरेंट डेप्थ की
सिग्मा एक्स बाय म्यू लगाते चलते हैं तो ये हो जाएगा डी बाय म्यू वन। तो हमें हर किसी का डी बाय म्यू करते जाना है, वो हमारी अपरेंट डेप्थ की पोजीशन हो जाएगी। तो डी बाय म्यू वन प्लस डी बाय म्यू टू, तो यहाँ से डी कॉमन हो गया, अंदर बच गया 1 बाय म्यू वन प्लस 1 बाय म्यू टू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 19th प्रॉब्लम पर। 19th प्रॉब्लम कह रहा है ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ वेव एज 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो सबसे जरूरी बात है आपको नंबर ऑफ वेव निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेव निकालने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हमें वेव नंबर निकालना पड़ेगा। तो वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा, ठीक है ना। अब अगर आप नंबर ऑफ वेव निकालना चाहते हो पर्टिकुलर लेंथ टी के अंदर, तो नंबर ऑफ वेव इन थिकनेस टी, ये हो जाएगा टी बाय लैम्डा, जहां लैम्डा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा उस मीडियम का वेवलेंथ हो जाएगा। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का फॉर्मूला होता है लैम्डा एयर बाय म्यू या लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो टी जहां थिकनेस हो गई बाय लैम्डा एयर लिख लो या वैक्यूम लिख लो इनटू म्यू। तो ये हो गया किसी भी टी थिकनेस के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव प्रोपगेट कर रही हो उसको निकालने का मेथड। अब ये बोल रहा है number of wave in 4 centimeter thickness of glass is equals to number of wave in 5 centimeter thickness of water। तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो T1 म्यू वन, लैम्डा एयर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि एयर के अंदर जो वेवलेंथ है वो तो दोनों में सेम ही आएगी, तो वो नीचे से ये लैम्डा वाला पोर्शन हो जाएगा कैंसिल आउट। तो लैम्डा से लैम्डा पोर्शन कैंसिल आउट, तो हमें मिला T1 म्यू वन इज इक्वल टू T2 म्यू टू। तो जब भी आप नंबर ऑफ वेव को कंपेयर कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर मीडियम में और इस पर्टिकुलर मीडियम में नंबर ऑफ वेव सेम है, तो आप डायरेक्ट लगा लो T1 म्यू वन इक्वल्स टू T2 म्यू टू। T1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, म्यू वन हमें निकालना है, T2 की जगह हमारे पास 5, म्यू टू की जगह आ गया हमारे पास 4/3। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू मेरे को मिल गया विच इज इक्वल्स टू 5/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 5/3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 20। ये बोल रहा है रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये डेंसर मीडियम ले लो और ये आप रेयरर मीडियम ले लो। तो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम स्ट्राइक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस, तो यहां पर दोनों काम हो रहे हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन एज वेल एज पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन और इधर हो गया रिफ्रैक्शन, तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे एंड ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो बोल रहा है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी ले लो, रेयरर मीडियम का म्यू आर ले लो, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ये 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये भी आई हो जाएगा। तो आप ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, कैसे, तीनों का सम 180 के बराबर, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 90 माइनस आई। अब आप स्नेल्स लॉ लगाओ, तो म्यू डी साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90 माइनस आई। तो यहां से साइन आई और डिवाइडेड बाय इधर से हो गया कॉस आई इक्वल्स टू रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस थिंग बिकम्स tan i इक्वल्स टू म्यू आर बाय म्यू डी, ठीक है ना, जिसको हम लिख सकते हैं डी म्यू आर। ओके, ये तो होगी हमारे पास tan i की वैल्यू। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल एंगल के लिए जब यहाँ पर लाइट क्रिटिकल पे टकराएगी तो सरफेस के लॉन्ग रेस करेगी, तो फॉर क्रिटिकल एंगल ये होगी फर्स्ट स्टेप। इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी म्यू डी साइन आई सी हो गया क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन 90। तो अगेन साइन आई सी का जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो आ गया म्यू आर बाय म्यू डी, और म्यू आर बाय म्यू डी हम ऑलरेडी देख चुके हैं tan i के बराबर है। तो यहां से हमें मिला साइन आई सी इक्वल्स टू tan i, और अब आई थिंक बड़े आराम से हमारे पास आई सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स tan i।
ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार ये डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जैसे आरपीएमटी के अंदर भी आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ब्रूस्टर लॉ भी इसको बोलते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, आपके फाइनल रिवीजन के टाइम पर इसको ज़रूर आप रिवाइज करके जाना। तो एग्जाम्पल नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये बोला माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन पीस ऑफ पेपर and then slab of glass of thickness this much and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark again in focus? तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। जैसे मान लो ये कोई मार्क था, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख रहे थे, अब हमने इसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया, तो अब क्या होगा, इसकी जो इमेज होगी वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये शिफ्टिंग जो होगी वो हो जाएगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला होगा, या एपरेंट डेप्थ का तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, अगर टोटल हम ये x ले लें तो ये जो चीज़ आ जाएगी वो x बाय म्यू पर आ जाएगी, और शिफ्टिंग की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x 1 - 1 बाय म्यू। तो अब क्या होगा, अब इसको फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को इतना ही पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो टू फोकस इमेज अगेन माइक्रोस्कोप has to be shifted by और इसका फॉर्मूला हो गया s की वैल्यू होगी x 1 - 1 बाय म्यू, इतना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो सिंपल शिफ्टिंग का फॉर्मूला आप लगा करके भी कर सकते हो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यानी थिकनेस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, 1 - 1 बाय म्यू, म्यू 1.5, दैट मीन्स 3/2 हो गया। तो यहाँ 1/3 आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप को 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है 22 अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट 1 ऑन स्क्रीन। तो ये एक बीम ऑफ लाइट थी जो कि एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही थी। तो ये रहा पॉइंट नंबर 1 जिसकी तरफ ये कन्वर्ज हो रही थी। ओके, अब अ पैरेलल प्लेन प्लेट ऑफ ग्लास ऑफ, तो एक पैरेलल प्लेन प्लेट है ग्लास की, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक ग्लास की प्लेट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। तो ये हमने एक पैरेलल प्लेन प्लेट लगा दी, ठीक है ना। ये ग्लास की प्लेट यहाँ पर अब क्या करेगी, इसको मैं फिल भी कर दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये ग्लास की प्लेट लगने से ये इंसिडेंट रे इसके अंदर रिफ्रैक्शन और फिर बाहर की तरफ ये इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा। तो होता क्या है, जब भी ग्लास स्लैब को या ग्लास प्लेट को रेस के पाथ में ले आते हैं तो वो उस रे को थोड़ा सा शिफ्ट कर देती है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रे प्रोपगेट कर रही होती है। तो ये रे लेफ्ट से राइट प्रोपगेट कर रही है, तो इसकी जो शिफ्टिंग होगी वो भी लेफ्ट से राइट होगी, यानी कि अवे फ्रॉम स्लैब होगी। ये मैं आपको यहाँ डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये मोड़ी टुवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इधर टुवर्ड्स नॉर्मल, और इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो फाइनली आप जो पॉइंट 1 की इमेज देखोगे वो पॉइंट नंबर 2 पर देखोगे। और ये जो शिफ्टिंग होती है इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, T यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब 1 - 1 बाय म्यू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 23 पर। 23 और 24 ये दोनों आपके सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। मिराज आर ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, तो मिराजेस बनती हैं ड्यू टू फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आप किसी भी बुक की थ्योरी में आराम से पढ़ सकते हो। सिमिलरली 24th वाला प्रॉब्लम जो है वो ये कह रहा है वी सी सन बिफोर, मतलब सन जो है राइज होने से पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाता है, मतलब पूरा हमारी लाइन ऑफ साइट में आने से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये भी प्रिंसिपल इसलिए होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो सन से रेज आ रही होती हैं वो डेंसर टू रेयर ट्रैवल करती हैं। और जब हमें, जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम से दिखाऊं, तो ये रहा यहाँ से सन जो कि अभी नीचे है, लाइन ऑफ साइट में नहीं है, हम यहाँ पर मान लो लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली हमें फिर ये सन नहीं दिखाई देगा। बट जो ये सन की रेज है जब ये एटमॉस्फेयर के थ्रू होती हुई आती हैं, तो क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इनका TIR होना शुरू हो जाता है, और हमें ये सन नहीं दिखाई देता, हमें सन की ये इमेज यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसलिए क्वेश्चन ये कह रहा है वी सी अ सन अ लिटिल बिफोर इट राइजेज ऑन द हॉरिजॉन, यानी इस लेवल पर आने से पहले, हॉरिजॉन्टल लेवल पर आने से पहले ही हमें सन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कंसेप्ट है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 25
इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करो, और ये प्रॉब्लम आपको 50 जगह पर मिलेगा, आप इसको गलती करके आओगे अगर आप अभी नहीं सीखोगे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, दोबारा से जरूर करना, और इसका मतलब डाटा के साथ, यही डाटा के साथ आपको मिलेगा विदाउट एनी चेंजेस। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से कंसेप्ट वाइज क्लियर रहना चाहिए। ये बोल रहा है वेसल ऑफ 21 सेंटीमीटर डेप्थ, तो ये वेसल है हमारे पास, 21 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। अप टू व्हाट हाइट द वाटर शुड बी फिल्ड, तो इसमें हमें वाटर को फिल करना, और किस हाइट तक हम वाटर को फिल करें। तो मान लो ये मैंने इसके अंदर वाटर फिल करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट हाइट अप टू विच वाटर मस्ट बी फिल्ड। लेट अस से दैट इट इज फिल्ड एट हाइट h x so that it appears half filled as viewed from the top। अब पहले इसका मतलब समझाता हूँ। ये तो x हो गया, रिमेनिंग पोर्शन इतने लेवल तक हमने पानी भरा है, ये हो गया 21 माइनस एक्स। अब हम इसे यहाँ से झांक के देख रहे हैं, तो हमें ये बेस यहाँ तो दिखेगा नहीं, ये तो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी फाइनल डायग्राम बना रहे हैं या इमेज वाला डायग्राम बना रहे हैं, तो हमें ये बेस थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, तो हमें ये डायग्राम दिखाई देगा जब हम ऊपर से झांक करके देखेंगे। तो बेस इज लिफ्टेड समवर्ड अपवर्ड। अच्छा, कितना अपवर्ड, तो ये हो जाएगा apparent depth is equal to real depth by mu, that means x by mu। तो हमें इस बेस की जो इमेज होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये रिमेनिंग पोर्शन है विच इज 21 माइनस एक्स, और हम यहाँ से झांक कर देख रहे हैं, तो हमें हाफ फील्ड दिखाई दे। हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ है, तो भैया अगर आधा है तो इसका मतलब ये और ये जो चीज़ें हैं दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 21 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय म्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इधर कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 बाई म्यू, वैल्यू डाल दो 21 x, म्यू की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है, तो 1 प्लस 3/4 हो गया 7/4 21, और ये इधर से कटा, x का वैल्यू मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हम पानी को 12 सेंटीमीटर हाइट तक भरेंगे तो उस, अच्छा, और बाकी रिमेनिंग जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 21 माइनस 12, यानी ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो जब हम पानी को 12 सेंटीमीटर हाइट पर भरेंगे तो हमें इसका बेस, यानी ये जो एपरेंट डेप्थ है वो दिखाई देगी 12 डिवाइडेड बाय 4/3, यानी 9 सेंटीमीटर पर। तो ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो हमें आधा भरा हुआ दिखाई देगा। हो गया ना प्रूफ यहाँ से भी। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है 26। ये कह रहा है a slab of glass of refractive index 1.5 and thickness 3 cm is placed with its faces perpendicular to the principal axis of concave mirror। तो ये हमारे पास एक concave mirror है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक ग्लास स्लैब को रखा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने रखा था इसको, तो मैंने यहाँ पर वापस से एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू दे रखा है 1.5 और थिकनेस दे रखी है 3। तो ग्लास स्लैब तो आपको पता है शिफ्टिंग कराता है, तो तुरंत शिफ्टिंग निकाल लो। शिफ्टिंग का फॉर्मूला हो गया T1 माइनस 1/μ। तो शिफ्टिंग की वैल्यू आ गई 3, 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास स्लैब 1 सेंटीमीटर पर शिफ्टिंग कराएगा। अब करना क्या है, करना ये है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें इस मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और रेडियस जो कि बोला गया है 10 सेंटीमीटर है। ओके, हमें करना ये है द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर सच दैट इमेज कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे। अब ऐसा कैसे होगा, मान लो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, अब देखो पूरा रे डायग्राम से, ऑब्जेक्ट यहाँ रखने पर ये चली रे और ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल और ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल और यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। शिफ्टिंग आप समझ ही गए कितनी, 1 सेंटीमीटर हो गई। तो अब जब ये रे इस मिरर के ऊपर जाके टकरा रही है तो ये O इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फाइनल जो इमेज बने वो बोल रहा है O पर बने। ऐसा तभी होगा जब ये रे अपने पाथ को रिट्रेस करे। ये अपने पाथ को तभी रिट्रेस करेगी जब I1 इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए। इसका मतलब I1 से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर विच इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और इमेज जो होगी वो O के ऊपर बन जाएगी, तो होगी कंडीशन सेटिस्फाइड। बट हमें I1 की पोजीशन नहीं बतानी, हमें O की बतानी है। तो O की पोजीशन निकालोगे यानी ये डिस्टेंस निकालोगे तो 10 और 1 11, तो डिस्टेंस
हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन इज 11 सेंटीमीटर। तो सी वाला करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर से शिफ्टिंग ऑफ स्लैब का हमने यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 27। ये प्रॉब्लम कह रहा है थिन स्फेरिकल फिश बाउल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमारे पास अवेलेबल है 10 सेंटीमीटर। ओके, इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो इसके अंदर पानी फिल्ड है और लिक्विड फिल्ड है, 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देयर इज अ स्मॉल फिश एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक फिश है जो कि इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो फिश ये हो गई और इसका डिस्टेंस यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हम तो सरफेस से देखेंगे तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी फिश, और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10 - 4, दैट मीन 6 सेंटीमीटर। ओके, अब करना क्या है, Where will the final image of fish appears if seen from E? E यानी इस तरफ से देखने पर इस फिश की फाइनल इमेज कहां पर बनेगी। तो इसके लिए आप मेरा कंसेप्ट यूज करो, पहाड़ बनाओ वाला, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे तो ये रे चली, मान लो मैंने इमेज इधर बना दी। अब कई बच्चे कहेंगे सर इधर तो नहीं बनेगी। अरे नहीं बनेगी तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन किया, ये v डिस्टेंस पर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। रेडियस आपको पता ही है कि इसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने क्या सिखाया है कि IOS के हिसाब से इक्वेशन लिखो। तो I - O = S, ये मेरी IOS टेक्निक है इमेज फॉर्मेशन की, जो लेंसेज में बहुत काम आती है। अब इमेज का मीडियम बाय डिस्टेंस तो वो हो गया 1/v, माइनस ऑब्जेक्ट के लिए लिखोगे तो 4/3, और साइन इधर लगाओगे आप तो इसका साइन आ जाएगा -6 इक्वल्स टू, अब सरफेस यानी चेंज इन मीडियम डिवाइडेड बाय रेडियस। तो चेंज इन मीडियम हो गया 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसका कर्वेचर इस तरफ है और ये साइड हमारे लिए नेगेटिव है, ये साइड हमारे लिए पॉजिटिव है, तो -10। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, μ2/v - μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये आपके बोर्ड लेवल की बुक के अंदर भी मिल जाता है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/v प्लस ये हो गया हमारे पास 2 3, दैट मीन्स प्लस का 2/9 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया मेरे पास -1/3, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/30। ओके, तो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 2/9। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है ना। एलसीएम ले लो आप इसका, यहाँ जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। वैसे मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई ऐसे कर लेता हूँ 0.1/3, तो मेरे लिए एलसीएम भी बड़ा आसान हो जाएगा। -2/9, अब बेस सेम कर लो, इंटू 3 करके, अब तो और आसान हो गया। तो 1/v हो गया 2 - 0.3, तो ये बना हमारे पास 1.7 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 9। तो v की वैल्यू आ गई -9/1.7। -9 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज यहाँ की जगह अंदर ही बनेगी, मतलब रियल की जगह वर्चुअल बनेगी। ओके, अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 28 पर। 28 इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर अगर आप करके गए हो तो ही कर पाओगे, वरना नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम स्टूडेंट के जो होते हैं कहलाते हैं लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। ये अगर उसने पहले से नहीं करे तो एग्जाम में नहीं होते, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लिख लेना। लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम है और एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग कराने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसको आप केयरफुली वॉच करना और इसको जरूर अलग से कॉपी में नोट कर लेना। तो प्रॉब्लम नंबर 28 ये कह रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये रहा हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म जिसका क्रॉस सेक्शन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। आगे बोल रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फेसेस। एक रे ऑफ लाइट है जो कि इन फेसेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, किसी एक फेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो सीधी चली जाएगी। अब ये बोल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। ये नहीं सीधे रे को धड़ाम से बाहर निकाल दिया, नहीं। अब सबसे पहले आप इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत आराम से आ जाएगा। ये एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। तो जैसा आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 60 डिग्री आ रही है। अब यहाँ पर सोचो थोड़ा रुक करके, ये जो ग्लास प्रिज्म है, इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है तभी बोल रहा हूँ। तो इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री के आसपास होता है। तो सिंस क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज 42 डिग्री। आप चेक करो
क्या चेक करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है, क्रिटिकल से बड़ा है। सिंस क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज 42 डिग्री एंड angle of incidence which is 60 degree is greater than critical angle, therefore the ray will undergo TIR। तो रे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। अब TIR करेगी तो 60 पर आई है तो 60 पर ही वापस जाएगी। अब ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, 30 और 60 काउंट करो कितना हुआ 90, मतलब रे यहां से परपेंडिकुलर होती हुई बाहर चली जाएगी। ठीक, अब आप डेविएशन का एंगल निकालो, तो डेविएशन अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, यहाँ से रे इधर टर्न हुई तो ये डेविएशन की वैल्यू आप 180 में से 120 माइनस कर दो, 60 डिग्री आ गई। तो आंसर फॉर डेविएशन इज 60 डिग्री। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था जिसके अंदर TIR का कंसेप्ट यूज किया, तब जाकर के ये प्रॉब्लम हो पाया। इसके लिए डाटा का जरूरी है पता होना कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस कितना होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 29 पर। 29 कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन प्रिज्म ABC, AB और BC बराबर है। तो अगर AB और BC बराबर है तो ये एंगल 45, यानी ये आइसोसेलेस प्रिज्म हो गया 45। बोल रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म शुड बी एटलीस्ट। अब इस प्रॉब्लम को भी आप इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि इसमें भी हाथ पांव फूल जाते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। तो हमें पता करना है कि कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। देखो तरीका, यहां पर ये रे आ रही है, अगेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल बनाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, ये हो गया 45। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, रे ने TIR किया। TIR कब करेगी, TIR तब करेगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, और लिमिटिंग कंडीशन लगाएं इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 45 डिग्री इज ग्रेटर दैन इक्वल टू IC। ठीक, अब क्या करना है, दोनों तरफ साइन साइन लगा दो। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन 45 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन IC। बस लास्ट स्टेप। दिस इंप्लाइज दैट साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। ठीक है ना, तो देखो यहां से आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिस इंप्लाइज दैट μ इज ग्रेटर दैन इक्वल टू √2। तो म्यू की कम से कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट रे यहाँ पर TIR कर जाए तो वो हो जाएगी कितनी, √2 के बराबर, 1.4 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम के लिए फिर से लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम होते हैं, आप इसको जरूर इंपॉर्टेंट लिखो। इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम ये भी लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड है। तो मैंने आपको 3 लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम इस सेक्शन के अंदर दे दिए जो कि एग्जाम के अंदर प्रिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट से नहीं होते। अभी बोल रहे हैं ग्लास प्रिज्म हैज़ म्यू इक्वल टू 1.5। तो हमें एक ग्लास प्रिज्म दे रखा है, इसका म्यू 1.5 है। क्रिटिकल एंगल आप जानते ही हो अच्छी तरीके से कितना, 42 डिग्री होता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। इफ अ रे फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, रे यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर फॉल करती है। अब हमें ये पता करना है देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस कितने एंगल पर होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इमरजेंस होगा भी या नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी भी ग्लास प्रिज्म में नो इमरजेंस की कंडीशन, ये आपको अगर पता है तो ये सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नो इमरजेंस की कंडीशन ये होती है, डायरेक्ट याद रखनी है, प्रूफ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नो इमरजेंस की कंडीशन ये होती है कि अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू कोसेक A/2 हो, तो ऐसे में रे कितने भी एंगल पर आए कभी बाहर नहीं जाती, ठीक है ना, कितने भी एंगल पर आए कभी बाहर नहीं जाती। तो एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री है, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो म्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू कोसेक, कंडीशन ध्यान रखना, A/2 हो गया 90/2, दैट मीन्स 45, यानी म्यू अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू √2 हो गया तो ऐसे में रे कितने भी एंगल पर आ जाए कभी भी बाहर नहीं जाएगी। अब चेक करो इसका म्यू कितना है, 1.5, कंडीशन क्या है, ग्रेटर दैन √2 से बड़ा है। तो इस बात का मतलब ये निकला, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर दैन √2, देयरफॉर रे विल नॉट इमर्ज आउट। तो रे जो है वो इमर्ज आउट नहीं करेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने आपको दिए प्रिज्म के, और इनको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अपने डाउट क्लियर कर लेना, और स्पेशली ये कंडीशन जो कि जनरली स्टूडेंट को पता नहीं होती, और पता होती है तो लगानी नहीं आती। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब हम देखेंगे 31 से 45। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट, तो आप देखने जा रहे हैं हम 31 से 45 तक के सॉल्यूशन। 31 वाला प्रॉब्लम कह रहा है अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 6 डिग्री। तो ये एक थिन प्रिज्म की कहानी चल रही है। इज टू बी यूज्ड फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो कंडीशन है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन की, मतलब डिस्पर्जन नहीं हो रहा, नो डिस्पर्जन की कंडीशन है। विद ए फ्लिंट ग्लास ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा, क्राउन और फ्लिंट के म्यू वी और म्यू आर हमें दे रखे हैं, हमें फाइंड आउट करना अल्फा का वैल्यू। तो हम इसके अंदर सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन का। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन? तो कंडीशन फॉर नो डिस्पर्जन ये होती है कि नेट डिस्पर्जन यानी डिस्पर्जन बाय फर्स्ट प्रिज्म, अब क्योंकि दूसरा अपोजिट एक्शन का ही होना चाहिए तभी कैंसिल करेगा, माइनस थीटा डैश मस्ट बी 0। थीटा का फॉर्मूला होता है ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो ये हो गया एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। ए की जगह फर्स्ट प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 6, म्यू वी माइनस म्यू आर। म्यू वी हो गया 1.523 माइनस 1.513, ये हो गया फर्स्ट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी माइनस म्यू आर। सिमिलरली फॉर सेकंड प्रिज्म ये हो गया ए डैश, म्यू वी डैश की वैल्यू में दे रखी है 1.665। तो 1.665 माइनस 1.645। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से ए डैश या फिर बोलो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर of refractive index 4/3 is refracted by spherical air bubble of radius 2 cm। पहले डायग्राम बनाते हैं। तो पानी के अंदर एयर बबल है, तो ये एयर बबल है यानी अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और बाहर आउटसाइड रीजन में आपको वाटर दे ही रखा है। तो वाटर के अंदर एक एयर बबल है। अब रे ऑफ लाइट जो है वो वाटर में ट्रैवल कर रही है, बाहर का म्यू हमें 4/3 है, इस तरीके से आ रही है पैरेलल बीम। रेडियस एयर बबल का 2 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो डाटा देखते चलते हैं। रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, अज्यूम दैट द लाइट रे टू बी पेरेक्सियल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास, द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी? आप इसमें वही सिंपल आईओएस वाला मेरा मेथड लगाओ, इमेज ले जा करके इधर बना लो और इस इमेज का डिस्टेंस वी ले लो, ठीक है ना। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, आईओएस वाला चाहिए तो आईओएस वाला, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। साइन कन्वेंशन, जो इस साइड होगा वो नेगेटिव, जो इस साइड रिफ्रैक्टेड वाली साइड वो पॉजिटिव। अब आप डाटा सब्स्टिट्यूट करो, म्यू 2 की जगह आ गया 1 बाई वी हमें फाइंड आउट करना है, म्यू 1 की जगह मेरे पास आ गया 4/3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं। म्यू 2 माइनस म्यू 1 तो हो गया 1 माइनस 4/3। रेडियस, अब इस सरफेस का रेडियस पॉजिटिव साइड पर है और रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। सॉल्व करते हैं तो ये तो 0 हो गया, 1 बाई वी इक्वल्स टू माइनस 1/6। तो v की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज होगी यहाँ नहीं बनेगी, ये रे ऐसे आकर के, ठीक है ना, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की तरफ इधर निकल करके 6 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 33 प्रॉब्लम कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? When lens is dipped in water, the focal length increases। तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी का पार्ट है। अगर हम सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते चले जाएं तो फोकल लेंथ इंक्रीज करती चली जाती है और पावर डिक्रीज करती चली जाती है। तो किसी भी लेंस के आउटसाइड मीडियम को अगर हम बढ़ाना शुरू करें तो ये म्यू जी ले लो और ये म्यू एम ले लो। तो इफ म्यू एम इज इंक्रीज्ड देन फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 34 भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम है बट इसमें न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल किया गया है। तो तरीका ही है, कहते हैं लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको डिप किया गया म्यू इक्वल टू 1.33 में, मतलब बाहर का मीडियम अंदर के मीडियम से लेस डेंसर है। तो लेंस जिस जो प्रॉपर्टी का होता है उसी प्रॉपर्टी का रहता है, मतलब अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो बाहर का मीडियम
1.33 है। जब तक कम है तब तक लेंस का नेचर चेंज नहीं होता, मतलब कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग रहता है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग रहता है। अब ये कौन सा लेंस बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस, तो वो कन्वर्जिंग होता है, तो इसका मतलब रेस को वो अभी भी कन्वर्ज करेगा बट इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जैसा मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था। तो ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रहा सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ का रेडियस बराबर है। इज कट इन टू इक्वल पार्ट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर प्लेन से इसको कट किया जाता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। तो जब हम लेंस को वर्टिकली कट करते हैं तो ऐसे में उसकी पावर हाफ हो जाती है और फोकल लेंथ डबल हो जाती है। तो अब जो कटेड पार्ट्स होंगे, तो ये हो गया एक प्लेनो कॉन्वेक्स कटेड पार्ट, ये हो गया दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ f पावर p, तो पावर हाफ यानी p/2 और इधर p/2 और फोकल लेंथ डबल दैट मीन्स 2f और इसका भी 2f। अब आप चेक करो आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है ओरिजिनल लेंस की पावर 4 डायोप्टर, यानी इसकी पावर आपको दे रखी है 4 डायोप्टर, तो फिर इसकी जो पावर हो जाएगी हाफ हाफ दैट मीन्स 2 डायोप्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 36 पर। 36 बोल रहा है प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का प्रॉब्लम है। तो अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स के प्लेन साइड को सिल्वर करते हैं तो ऐसे में ये एक कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, जिसकी फोकल लेंथ मैंने निकालना सिखाई हुई है, आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हो। तो पर हाँ, एग्जाम के वक्त आपको ये याद रहनी चाहिए, आपको डिराइव नहीं करना। तो अगर हम प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कर दें तो ऐसे में जो ये मिरर बनता है वो कॉन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला यानी इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ, ये नहीं इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला -r/2 μ-1 ये होता है। अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है? इफ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and r the radius of curvature of curved surface, then the system will behave as a concave mirror of radius of curvature। तो radius of curvature अगर मिरर का निकालोगे इक्विवेलेंट मिरर का तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ के डबल आएगा, तो आंसर हो जाएगा -r/μ-1। अब साइन तो नहीं लगाया गया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कॉन्केव मिरर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है 37। अब 37 वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है द रिलेशन बिटवीन n1 एंड n2। अब चेक करो लेंस कॉन्वेक्स है पर रेस को वो डाइवर्ज कर रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब बाहर का मीडियम अंदर के मीडियम से ज्यादा डेंसर हो। मतलब व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1 तो लेंस का नेचर जो होता है, एक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाता है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 38 कह रहा है अ लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड वॉल। तो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है और ये वॉल है, इसके बीच में लेंस को रखा गया। इट फॉर्म्स इमेजेस ऑफ एरिया A1 एंड A2 ऑन द वॉल फॉर इट्स 2 डिफरेंट पोजीशन। तो ये 2 डिफरेंट पोजीशन में सेम जगह पे इमेज बनाना ये कहलाता है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जब हम लेंस को यूं करके मूव कराते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये इसकी इमेज को इसके ऊपर फॉर्म करता है, ठीक है ना, फॉर 2 डिफरेंट पोजीशन। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं किया और वॉल की पोजीशन को चेंज नहीं किया, बस इमेजेस इसके ऊपर फॉर्म हो रही हैं। तो अब हमें पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद रखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोनों इमेजेस, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, रूट अंडर A1 इंटू A2। ये भी लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का बेसिक कंसेप्ट है जो हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन में यूज लेना होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन, या हो गया सेकंड इमेज का फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो और इसमें क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो भी याद रखना है। तो 4 से 5 रिजल्ट है लेंस डिस्प्लेसमेंट के, नॉर्मली बुक्स के अंदर अवेलेबल है, आप उसको जरूर याद कर लो, कॉम्पिटिशन में एज इट इज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 39 कह रहा है अ बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ 0.2 मीटर, ठीक है ना। तो ये फोकल लेंथ जो है एयर के अंदर है। तो हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो इन एयर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इस एयर के अंदर इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 0.2। तो आप यहाँ से फोकल लेंथ इन एयर का फॉर्मूला लिखो बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एफ एयर का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है R/2 A μg
-1, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एफ एयर का। अगर बाहर लिक्विड हो जाए तो बस L म्यू जी -1 कर लो। तो ये स्टैंडर्ड हमारा फाइनल अप्लाइड रिजल्ट है। लेंस मेकर से बचने का तरीका है, इससे आप लेंस मेकर को कंप्रेस करके एक लाइन में प्रॉब्लम कर सकते हो। नेक्स्ट सुनो, फिर ये बोल रहा है एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस। तो अब ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि बाहर ऐसा मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए, देखो बिना सॉल्व किए ही मेरे पास आंसर आ गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 1.5 है, बाहर वाला काम है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी आंसर तो मेरे को पता है बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया स्मार्ट वर्क। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सुनो। तो अब हमें पता करना है इसको कौन से मीडियम के लिक्विड में डाला गया। तो एफ लिक्विड निकालना है, म्यू लिक्विड निकालना है। तो एफ लिक्विड का फॉर्मूला R/2 L म्यू जी -1। पावर 1 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ हो गई हमारे पास पावर इज इक्वल टू 1/f से 1 मीटर, ठीक है ना। तो एफ लिक्विड की वैल्यू 1 मीटर हो गई। रेशियो ले लेते हैं। तो एफ एयर बाय एफ लिक्विड इक्वल्स टू, या R/2 वाला पोर्शन कट जाएगा, L म्यू जी -1 L म्यू जी -1 डिवाइडेड बाय A म्यू जी -1। बट जैसा आप जानते हो सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं, आंसर हमें पहले ही पता है। तो एफ एयर की वैल्यू 0.2, एफ लिक्विड की वैल्यू 1, L म्यू जी को ब्रेक करो, म्यू जी बाय म्यू एल। म्यू जी की वैल्यू 3/2, म्यू एल आपको निकालना है, मैंने म्यू ले लिया -1 डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू ए, दैट मीन्स 3/2 -1। बस अब मैं नहीं कर रहा, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जो रिक्वायर्ड आंसर है 1.67, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 40 पर। प्रॉब्लम नंबर 40 ये कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज कन्वर्जिंग आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आई पीस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। ओके, when the final image is formed at least distance of distinct vision, तो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है, the separation between two lenses यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब। तो फॉर्मूला यूज करो। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब का फॉर्मूला हो गया FO प्लस DFE बाय D प्लस FE। ये तब के लिए जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है, और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो ये फॉर्मूला FO प्लस FE हो जाएगा। अब बस हमें इसमें डाटा सॉल्व करना है। तो L की वैल्यू होगी FO हो गया 80 प्लस DFE, D हो गया 25, FE हो गया 5, 25 प्लस 5 विच इज 30, तो ये हो गया 6। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा आपको 84.2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 41। ये कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर एज 32। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 32 एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस इज 4। फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। यहां से हम ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 32। ऑब्जेक्टिव और का हमें निकालना है और आईपीस का हमें दे रखा है 4, तो MO की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 42। ये कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 10। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10। फॉर्मूला होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का FO अपॉन FE। FO अपॉन FE ये तो हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला। ओके, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज 1.1। तो लेंथ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 1.1 विच इज इक्वल्स टू FO प्लस FE। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी मैग्निफिकेशन हमें आई अंडर स्ट्रेन का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से FO और FE के वैल्यू निकाल लेते हैं। FO का वैल्यू यहाँ से ले लो 10 FE हो गया और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1.1 इक्वल्स टू FO प्लस 10, सॉरी FO की वैल्यू में इधर डाल रहा हूँ, तो 10 FE प्लस FE। तो 1.1 इक्वल्स टू 11 FE और FE की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10 मीटर, ठीक है ना। तो FO की वैल्यू निकालोगे जो कि हो जाएगी 10 टाइम्स FE, ये हो जाएगी हमारे पास 1 मीटर के बाद,
ठीक, तो हमारे पास FO आ गया, हमारे पास FE आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन फॉर आई अंडर स्ट्रेन या फिर लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट फिजन। इसका फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE टाइम्स 1 प्लस FE बाई डी। अब अगर आप इसमें पुट करके निकालना चाहते हो FO अपॉन FE तो भी निकाल सकते हो, बट कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं इनका रेशियो ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इनका रेशियो हो गया MNA नॉर्मल एडजस्टमेंट बाय M स्ट्रेन इज इक्वल्स टू D अपॉन D प्लस FE। तो हमेशा इसको यूज करो। अगर आपको आई अंडर स्ट्रेन का दे रखा है नॉर्मल एडजस्टमेंट निकालना है या नॉर्मल एडजस्टमेंट दे रखा है स्ट्रेन निकालना, बट रिक्वायरमेंट है कि आपको FE पता होना चाहिए, जो कि अब हमें पता है। सब्स्टिट्यूट करते हैं MNA जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 10, स्ट्रेन वाला हमें निकालना है D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4 मीटर और नीचे आ गया, या फिर आप 25 सेंटीमीटर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसको 25 सेंटीमीटर ही लिखा रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाय 25। अब FE है 1/10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 10, तो ये हो गया 25/35, 5 और इधर 7, तो MST का वैल्यू आ गया 70/5 यानी 14 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो गया। तो एक अच्छा प्रॉब्लम था आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 43। ये कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज 54। अब क्वेश्चन में ये नहीं स्टेट कर रखा नॉर्मल एडजस्टमेंट का है या स्ट्रेन का है, कुछ नहीं दे रखा, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लेते हुए चलेंगे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है 8, फॉर्मूला यूज किया FO अपॉन FE। लेंथ हमें दे रखी है 54, फॉर्मूला यूज किया FO प्लस FE। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है FE और FO का वैल्यू, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे जैसे अभी पीछे किया था। यहाँ से एक की वैल्यू उठा करके इधर डाल दो, 54 इक्वल्स टू 8 FE प्लस FE। यहाँ से आपके पास FE की वैल्यू आ गई 6, FO की वैल्यू इधर आप पुट कर दो 6, तो 8 6 48, ये हमारे पास FO की वैल्यू आ गई इन सेंटीमीटर। तो FE और FO की वैल्यूज हो गई हमारे पास 6 एंड 48 यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। अब आते हैं 44 नंबर प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम कह रहा है माइक्रोस्कोप, ये तो थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं बढ़ाता, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसके विजुअल एंगल को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन है एनलार्जेस ऑब्जेक्ट, नहीं, कई स्टूडेंट ने जिन्होंने ये गलत किया होगा वो गलत है भाई, ठीक है ना। इंक्रीजेस द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर। ये कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 and 5 सेंटीमीटर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात चल रही है और उसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, आईपीस की फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो UO यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव 1.1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें पता करना है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस देन द मैग्नीफाइंग पावर इज। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई अंडर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है माइक्रोस्कोप के लिए वो होता है VO बाई UO टाइम्स 1 प्लस D बाई FE। अब जरा आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, D हमें वैसे ही पता है 25, FE हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, UO हमें दे रखा है पर VO नहीं दे रखा। तो हमें VO निकालना पड़ेगा फ्रॉम लेंस इक्वेशन। तो हम लेंस इक्वेशन यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस 1/V माइनस 1/U विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। अब U का साइन कन्वेंशन हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव बन गया पॉजिटिव यहाँ से, और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो 1/FO 1/VO प्लस 1/U। यहाँ से बेटा आप VO की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी UO FO बाय UO माइनस FO। इसको आप जब वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास फाइनल मॉडिफाइड फॉर्मूला आएगा। जैसे इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे UO कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई अंडर स्ट्रेन हमारे पास आ जाएगा FO अपॉन UO माइनस FO। अब ध्यान रखना हमने साइन सारे पुट कर दिए, अब सिर्फ हमें वैल्यू डालना है टाइम्स 1 प्लस D बाई FE। बस अब डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर आई अंडर स्ट्रेन इज, FO की वैल्यू हम डालते हैं जो हमें दे रखी है 1, UO माइनस FO, UO दे रखा है 1.1 सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये बचेगा 0.1 इंटू 1 प्लस
25/5। तो देखिए कितना आता है। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई अंडर स्ट्रेन हमारे पास आ गई 1/0.1 × 6 मतलब 60। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ रही है फॉर आई अंडर स्ट्रेन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये थे आपके 31 से 45 तक के सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल टेस्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उनको वापस से कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। अब आप एडवांस टेस्ट दो इसका। थैंक यू सो मच।